यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से साइंस के एमसीक्यू। साइंस के 50-50 एमसीक्यू करके हमने बहुत सारे वीडियो आपके लिए बनाए हैं। दोस्तों ये जो एमसीक्यू मैं आपको करवा रहा हूं ये आपके आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ईमानदारी से इस क्वेश्चन को दिया करो। ईमानदारी से 50 मैं ज़्यादा भी बना सकता हूँ, 100 का 200 का, लेकिन मुझे पता है एक साथ आप लोग देख नहीं पाते हो, समय भी नहीं रहता एक साथ। ये 50-50 क्वेश्चन के सेट बनाता हूँ, 10 से 15 मिनट में हो जाते हैं 50 एमसीक्यू। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 से 20 मिनट लगता है। तो ये 50 एमसीक्यू करते जाना, ठीक है, इतने इतने करते जाओ। आपको रोज़ 3 वीडियो मिलते हैं हमारे चैनल पर, तो ये 3 वीडियो ज़रूर देखते जाइएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, जड़ विहीन पादप क्या है इनमें से? तो जड़ विहीन पादप जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अदरक एक जड़ विहीन पादप है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर अदरक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, आभासी फल का उदाहरण क्या है बताइए? सेव, अमरूद, आम या टमाटर? तो आपको बता दें, आभासी फल जो होता है वो आपका सेव होता है। ऑप्शन नंबर ए, सेव एक आभासी फल है। टमाटर फल है या सब्जी, कमेंट करके बताओ। टमाटर क्या है? टमाटर फल है या फिर टमाटर सब्जी है? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। तिलचट्टा जल में जीवित नहीं रह पाता क्योंकि इसका श्वसन अंग क्या है? तिलचट्टे को आप जल में छोड़ देंगे तो जीवित नहीं रह पाएगा क्योंकि ट्रैकिया इसका श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर बी, ट्रैकिया यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोग किस अंग पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं? ये क्वेश्चन है आपका। तो माइक्रोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोग जो है आपके श्वसन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है, पेशीय थकान किसके जमाव के कारण होती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, कई बार आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा। तो यदि आपके लैक्टिक अम्ल जमा हो जाए तो आपको पेशीय थकान, थकावट महसूस होती है बहुत ज्यादा लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। सफेद फेफड़ों की बीमारी मुख्यतः किन श्रमिक में पाई जाती है? कहाँ काम करने वाले मजदूरों में पाई जाती है? तो यदि जो भी कीटनाशक उद्योग में काम करते हैं ना, वो सांस के थ्रू कीटनाशक को सूंघते हैं तो सफेद फेफड़े हो जाते हैं उनके, ये बीमारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, कीटनाशक उद्योग में पाई जाती है सफेद फेफड़े वाली बीमारी। दोस्तों यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और पूरे वीडियो के साथ बने रहना, बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हूं। निम्नलिखित किस जीव में श्वसन अंग होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता बताइए? तो श्वसन अंग तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता। तारा मछली। ऑप्शन नंबर स्टारफिश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर तारा मछली राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन गर्म खून युक्त प्राणी है? ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हैं? वेल, शार्क, तोड़ या फिर ड्रैको? तो गर्म खून प्राणी जो है, ऑप्शन नंबर ए वेल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, मानव का खून कैसा है? गर्म खून प्राणी है मानव या ठंडे खून वाला प्राणी है? मानव किस प्रकार का प्राणी है बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं कोशिकीय श्वसन नहीं करती क्योंकि इनमें नहीं होता क्या चीज? तो लाल रक्त कणिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए ये कोशिकीय श्वसन नहीं करती। यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रेड ब्लड सेल के लिए, आरबीसी के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया, रक्त में थक्का रोधी पदार्थ कौन सा होता है? तो रक्त में थक्का रोधी पदार्थ जो होता है आपका हिपेरिन नाम का पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी हिपेरिन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, इनमें से कौन शीत रक्तकारी प्राणी है? तो शीत रक्तकारी प्राणी आपका जो हो जाएगा यहां पर कछुआ जो है शीत रक्तकारी प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। बाकी कबूतर, लोमड़ी और बकरी गर्म खून वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिमेटोपोइसिस कहां संपन्न होता है? तो हिमेटोपोइसिस जो संपन्न होता है वो होता है आपका अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो यदि लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या आपकी बढ़ जाएंगी तो आप उसको बोलोगे पॉलीसाइथेमिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए हीमोफीलिया क्या होता है? जो हीमोफीलिया दिया है ऑप्शन, हीमोफीलिया क्या होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
हृदय में संकुचन किसके नाम से जाना जाता है? तो जो संकुचन होता है उसको बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है। और सिस्टोल से सिस्टोलिक सुना होगा और आपने डायसिस्टोलिक सुना होगा। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, आप रक्त का दाब मापते हैं, ब्लड प्रेशर, तो 120/80 नॉर्मल कहलाता है ना, तो एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायसिस्टोलिक। कमेंट करके बताइए कौन सा सिस्टोलिक है, कौन सा डायसिस्टोलिक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन रक्तदाब से संबंधित है? तो रक्तदाब से संबंधित है आपका अधिवक्र, ऑप्शन नंबर डी, रक्तदाब से संबंधित हो जाएगा अधिवक्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया भ्रूण का एनालिटोज किसमें सहायक होता है? तो भ्रूण का एलनटोज जो होता है वो सहायक होता है आपका उत्सर्जन में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया की सर्वाधिक अधिकता किसमें होती है? तो यूरिया सबसे ज्यादा जो है आपका यकृत शिरा में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यकृत शिरा यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का उद्देश्य पूछा गया है। तो फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का जो उद्देश्य होता है विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, वे पदार्थ जो अनंत अति विद्युत प्रतिरोधकता रखते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे पदार्थ जो अनंत अति विद्युत रोधक प्रतिरोधकता रखते हैं उनको अवरोधक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है उनका, वो किसी भी चीज को अपने में से गुजरने नहीं देते हैं, अवरोधक कहलाते हैं। विद्युत तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो विद्युत तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी संयोजन करना, ऑप्शन नंबर बी, संयोजन यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो गैल्वेनोमीटर जो रहता है वो रहता है आपका धारा के लिए, ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनोमीटर धारा के लिए होता है, याद रखिएगा। कमेंट करके बताइए प्रतिरोध या रेजिस्टेंस को किससे मापते हैं? कौन सा मीटर होता है प्रतिरोध को मापने के लिए, रेजिस्टेंस को मापने के लिए कौन सा मीटर यूज करते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के उपयोग द्वारा दिशा ज्ञात की जाती है किसकी? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, ऑप्शन नंबर सी प्रेरित धारा की दिशा यहां पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पदार्थ जिसमें ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित होती है क्या कहलाता है? तो ठोस अवस्था में जिसमें विद्युत प्रवाहित होगी उसको बोलेंगे ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर यहां पर भी ग्रेफाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, केबल को भूसंपर्क तार अथवा अर्थ वायर से जोड़ा जाता है कैसे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा फ्यूज वाले ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, उपकरण के फ्यूज से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उससे पूछा गया गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? तो जो गतिशील विद्युत आवेश होता है वो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेंगे, ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र सही आंसर हो जाएगा। नॉट गेट डैश संचालित करता है? तो नॉट गेट जो रहता है वो आपका एकल ट्रांजिस्टर द्वारा संचालित, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा डी, एकल ट्रांजिस्टर द्वारा संचालित होता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा नॉट गेट। अगला क्वेश्चन देखिए, एनीमोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग आपका वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी वायु की गति यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया है? तो नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्ज क्लाउडी द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज क्लाउडी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, निम्न में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? तो जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस के अनुसार जल का घनत्व आपका सर्वाधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए जल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखिए, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है आपका, कई बार एग्जाम में पूछा है, सेलिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रमा के अध्ययन को सेलिनोलॉजी कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान भौतिक राशि भी होता है, आधारीय गुण भी होता है और अदिश राशि, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पदार्थ जिसका उपयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो पदार्थ जिसका उपयोग घर्षण मतलब फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं स्नेहक, इंग्लिश में बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। जैसे कि ऑयल हो गया, ऑयल का काम क्या है? कहीं भी सरफेस के बीच में लगा दो तो घिसेगा कम, वो चीज़ घिसेगी ज़्यादा। आपके इंजन में, गाड़ी के इंजन में ऑयल डलता है, कार के इंजन में ऑयल डलता है, सब जगह ऑयल डलता है, वो यही लाइनर पिस्टन जो होता है वो घिसे ना, इसलिए। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका गति सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गति यहां पर सदिश राशि नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस में गैस रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ठोस में गैस रूपांतरण की जो प्रक्रिया कहलाई वो उसको बोलते हैं आप ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नाभिक के आकार की माप है, तो नाभिक के आकार की जो माप होती है उसको बोलते हैं फर्मी। ऑप्शन नंबर यहां पर फर्मी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आकार आपका तो फर्मी में हो गया, और एएमयू क्या होता है, तो परमाणु का द्रव्यमान, नाभिक का जो आपका परमाणु का द्रव्यमान होता है उसको एएमयू में नापते हैं और आकार नापते हैं फर्मी में। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब डैश बनता है, बताइए। हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या बनेगा, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका धनावेशित हीलियम आयन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः डैश गति करते हैं, तो ये आपका नाभिक हो गया, यहां पर ये आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेंगे, तो इस गति को क्या बोलते हैं, इस गति को बोलते हैं कक्षीय गति। एक फिक्स कक्षा रहती है, उसी में गोल गोल घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश रहता है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी कक्षीय गति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होगा, बताइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर हाइड्रोजन नाभिक, तो अधिकतम द्रव्यमान यहां पर न्यूट्रॉन का होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से तत्व का कौन सा गुण एक पूर्ण संख्या होगी, तो तत्व का वो कौन सा गुण है, तो परमाणु क्रमांक जो होती है वो तत्व का गुण है, पूर्ण संख्या होगी परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सभी को पता है, स्टार्टिंग है सबसे पहले आवर्त सारणी में 1। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप कमेंट करके बताइए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कमेंट करके बताइएगा। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार के से सम्मानित किसको किया गया था, तो चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए चैडविक यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक आयोडीन की अपेक्षा अधिक होगा, बताइए। सिल्वर, ब्रोमीन, प्लैटिनम या फिर जिंक, तो आयोडीन की अपेक्षा जिंक का परमाणु क्रमांक अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन धनायन नहीं है, तो धनायन यहां पर आपका सल्फेट आयन धनायन नहीं होता। एल्यूमिनियम आयन प्लस आयन है, कॉपर भी प्लस है, जिंक भी प्लस है, सल्फेट आयन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की है, रदरफोर्ड, मिशर, गोल्डस्टीन या फिर हेनरी, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की खोज की गई है गोल्डस्टीन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी गोल्डस्टीन यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है, तो लोहे पर जंग लगने का कारण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया निम्न में से किसको कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, तो कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है फिनॉल को। ऑप्शन नंबर ए फिनॉल एक कार्बनिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस स्रोत से एस्प्रिन प्राप्त होती है, तो एस्प्रिन प्राप्त होती है आपकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, विलो पेड़ के तने से। ऑप्शन नंबर ए विलो पेड़ के तने से प्राप्त होगी आपकी एस्प्रिन, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सी रंगीन गैस है, तो रंगीन गैस यहां पर क्लोरीन एक रंगीन गैस है। ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रंगीन गैस है क्लोरीन। बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रंगहीन है। पोटेशियम की खोज किसने की है, तो पोटेशियम की खोजकर्ता जो है आपके हम्फ्री डेवी जी। ऑप्शन नंबर ए हम्फ्री डेवी जी ने जो है पोटेशियम की खोज की है। और ये हो गया आपके पूरे 100 मतलब 50 क्वेश्चन, 50 एमसीक्यूज। दोस्तों आपको यदि ऐसे ही वीडियो चाहिए 50-50 क्वेश्चन के, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कर देना शेयर, और रोज आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स 50-50 क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाना। वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।